मित्रों, इस सभा में शरीक होकर हम सब अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारे बहुत सम्मानित साथी, हमारे पड़ोसी और बहुत अरसे के पुराने मित्र भाई मदन भैया जी, जो अभी ताज़ा विधायक चुने गए हैं पूरी सरकारी ताकत के खिलाफ लड़के, हमारे ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट पूनिया जी, दीपक पूनिया जी, इनका मैं विशेष तौर पे सम्मान करता हूं, चूँकि जब ये पोडियम पे चढ़ते हैं गोल्ड मेडल लेने के लिए और तिरंगा फहराता है और राष्ट्र धुन बजती है, वो इतना बड़ा मौका है जो हमको किसी को नहीं मिलता है ज़िंदगी में। बहन रेणु, इन्होंने, बहन तो क्या बेटी है, बेटी रेणु कादियान, जिसका मैं पूरा जीवन चरित्र पढ़ता हूँ, क्या क्या काम ये कर रही है और घर भी संभाल रही है, कमाल का काम है इसका। तो जब इसने मुझे बताया कि भगत सिंह जी के इस कार्यक्रम में जाना है तो मैंने तत्काल हाँ कर दी। इसके साथ ही साथ महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें होडल में मैं गया था अभी हाल में। ग्रामीण संस्था मैंने इतनी अच्छी नहीं देखी है लड़कियों की। उसकी डायरेक्टर उत्मा, मैं तो घर का ही नाम लूँगा, इसका जो डॉली है, ये भी आई हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पहचाने हुए चेहरे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ख़ास मौका है, लेकिन ये सब मौके इसलिए होते हैं कि हम एक बार आत्मचिंतन करें कि बस नाम ले दिया शहीदों का, एक दिन फूल चढ़ा दिए, उससे काम नहीं बनता है। भगत सिंह का कोई जान देने का कारण नहीं था। देश की लड़ाई में बहुत नेता लोग लड़ रहे थे, अभी तो उनसे 3-3 गुनी जो जिनकी उम्र थी वो नहीं मरे थे। और ये आज 23 तारीख है, 23 साल के ही थे जब इनको फांसी दी गई। लाहौर में मेरे एक मामा पढ़ते थे, वो मुझे बताते थे कि जब ये लाहौर जेल में शिफ्ट किए गए तीनों, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी, तो कह रहे थे कि हमारी इनसे मुलाकात तो हो नहीं सकती थी, लेकिन सारे कॉलेज में लड़कों में आग सी लगती हुई चली गई और एक उन्माद छाया। बहुत से लड़के फिर इन्हीं के आचरण को देख के आज़ादी की लड़ाई में गए। तो और उसकी तस्दीक इस बात से होती है कि एक दिन होता है जब भगत सिंह जी के साथी उनको समझाते हैं कि तुम छूट सकते हो, छूट जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ करोगे। तो भगत सिंह ने कहा कि बेवकूफ़ी की बात मत करो, मैं बाहर जाके मर जाऊंगा, फांसी पे चढ़ के नहीं मरूंगा। फांसी पे अगर चढ़ के मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो बहुत से भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन बाहर में जाके कबाड़ हो जाऊंगा, कूड़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं छूटना चाहता हूं। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, अगर उन्हें अंग्रेज छोड़ता भी तो वो फिर दोबारा कोई कुछ ना कुछ करके आते। एक जो उनको सब शहीदों से या सब आज़ादी की लड़ाई के जो लोग हैं उनसे अलग करती है चीज़, वो ये थी कि ज़्यादातर लोगों का ये था कि देश को आज़ाद करना है, दैट्स ऑल, ख़त्म। लेकिन उनके पास एक पूरा चिंतन था कि आज़ाद भारत का समाज कैसे होगा, उसमें किस तरह की व्यवस्था होगी। और इस बात से भी साबित होती है, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, उनके जो तीनों के आखिरी 24 घंटे हैं, जब सजा बोली जा चुकी थी, तो उनसे जाके जेलर ने पूछा कि आपकी कोई इच्छा, कोई चीज़ चाहिए आपको? तो भगत सिंह जी ने कहा हाँ मुझे चाहिए, मुझे लेनिन की किताब ला के दे। तो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे वो, और आखिरी वक्त में भी चिंतन में थे कि किस तरह की व्यवस्था, देश आज़ाद हो तो हो। बाकी लोग तो आज़ादी तक सीमित थे, वो आज़ादी के बाद का सोचते थे, ये उनका बड़प्पन था। और जो मदन भैया ने बताया यहाँ कि जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद का, उनसे पहले किसी ने नहीं लगाया था, उन्हीं ने लगाया। और वो आज पता नहीं कितने लोगों को, मजदूरों, किसानों, नौजवानों में, सब में लगता है, और उस नारे पे लोग लहराते हुए चले जाते हैं। तो खैर, जो वो ख़ास बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है
कि इन तीनों शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमारे देश ने नहीं दिया है। क्योंकि सरकारें तो सरकारें होती हैं, वो तो अपना वक्त काटती हैं, कुछ दाना पानी करती हैं, कुछ पैसा बनाती हैं और चली जाती हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इनकी यादगार को, और ख़ास तौर से बेटी रेणु को जो इतना काम करती है, कि ये कम से कम इस दिन को तो ज़रूर ही मनाया करें। क्योंकि इस दिन जब भी हम आएंगे सब लोग, तो हमको ये एहसास होगा कि हम इनके रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक बड़ी बात ये हुई थी उस वक्त जब ये लोग जेल में थे, तीनों लोग, कि इनको फांसी पे चढ़ाने के लिए, एक तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इनको फांसी दी जाए ये अंग्रेज ने सोचा। जो वहाँ जज थे, एक मुस्लिम, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने जजमेंट देने से मना कर दिया और वो अलग हो गए कि मैं ये जजमेंट नहीं दूंगा। तो फिर एक सर शादीलाल थे मुजफ्फरनगर के, वो जज थे, वो बुलाए गए, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। तो इतना इनका प्रभाव था कि जज भी मना कर देते थे कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं जब मुजफ्फरनगर जाता हूँ तो सीधे हाथ पे मुजफ्फरनगर से 10 किलोमीटर पहले एक बाग पड़ता है सर शादीलाल के नाम पे। अंग्रेज़ों ने उनको बहुत सारे इनामात दिए और ये ज़मीन भी उन्होंने दी थी जिसमें उसका बाग है। मैंने पूछा तब किसी बुजुर्ग ने बताया कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा देने में मिला था। तो ऐसे भी लोग हैं देश में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिसने जजशिप छोड़ दी थी। और बड़ी बात यह कि वो मुसलमान था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है जी, हाँ, आगा हैदर साहब, उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये जजमेंट नहीं दूंगा। तो देश में सब तरह के लोग हैं, लेकिन परंपरा उसी की चलती है जो कुर्बानी दे के आगे बढ़ता है। आज इस देश में कितने मंत्री, संतरी, क्या क्या लोग रहे, किसको कौन याद करता है, लेकिन दो लोगों को कोई नहीं भूल सकता है। गांधी तो गांधी थे खैर, लेकिन सुभाष और भगत सिंह ये पूरे देश के थे। इनकी कोई जाति नहीं पूछता है। आज भी किसी शहर में जाओ, इनका बुत लगा हुआ मिलेगा, इनका नाम खुदा हुआ मिलेगा। और ये एक तरह से जिसको सही में कहते हैं अमरत्व को प्राप्त हो जाना हो गए हैं, वही इनका है। सुभाष बाबू का भी यही हाल था। मैं तो अभी जयपुर गया था तो घुसते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। तो मैं हंस रहा था अपने साथ जो एक आदमी था, मैं कहा देखो ये है, इसकी कोई बिरादरी नहीं जानता, ये कोई चुनाव नहीं लड़े, ये किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन मूर्ति इन्हीं की लगी हुई है। तो इनको कभी हमारी नस्लों को भूलना नहीं चाहिए और भूल भी नहीं पाएंगे। कोई इनको याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी स्मृति है लोगों के जहन में जा चुकी है। बहुत लंबा होने से फ़ायदा नहीं है, मैं बस इतना ही कहूँगा। मैं तो अपने छोटे से जीवन में एक दो मौके जब भी आए तब ये कोशिश की कि नहीं, त्याग करना ही बेहतर है। अभी जब किसानों वाला मामला आया तो मैं तो देश का सबसे खूबसूरत राजभवन था जिसमें मैं था उस वक्त, मेघालय का सबसे खूबसूरत, पूरा बर्मी टीक का बना हुआ है। 10 दिन में इस चिंतन में रहा कि मैं प्रधानमंत्री से झगड़ा करूं कि ना करूं। मुझे जब ये ख्याल आता था कि झगड़ा करने के ये नतीजे होंगे, सिर्फ राजभवन नहीं छूटेगा, इसके बाद ये मेरे साथ रंजिश रखेंगे, मेरा ये बिगाड़ सकते हैं, वो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता था, मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, वो कहते थे कि बेटा अपने वर्गों के सवाल पे चाहे जो छोड़ना हो कभी समझौता मत करना। तो अल्टीमेटली मैंने तय किया एक दिन और इस्तीफा टाइप करा के जेब में रख के और मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया हूँ। जब मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब ये इतने महीने से यहाँ पड़े हैं लोग और आप तो किसी की कुतिया भी मर जाती है तो उसका कॉन्डोलेंस भेजते हैं, ये 700 लोग मर गए, कोई कॉन्डोलेंस इनका नहीं हुआ है। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, कोई ऐसी बात नहीं। वो सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, आप नाराज़ होंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनको जानते नहीं हैं। ये जो हमारे सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 बच्चे कटवा दिए थे, मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था।
बेहतर यही हो कि कुछ ले दे के इसको निपटा दें। खैर उस वक्त उनकी समझ में वो बात नहीं आई, बाद में तो माफ़ी मांग के वो काले कानून वापस लिए। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि एक वक्त आता है जब आदमी तय करता, मैंने तय कर लिया था कि मैं सब छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे बहुत ग्लानि होती थी कि हम इतने आनंदमय जीवन में रह रहे हैं और ये लोग, और आप हैरत करोगे मदन जी, आप तो जानते हैं सबको, जो लोग सड़कों पे पड़े थे, एक एक आदमी ऐसा था जो 40-40 गांव की पंचायत की चौधराहट करता था, लेकिन दिल्ली वाले उनको कुछ मान ही नहीं रहे थे। अपनी अपनी जगह के चुनिंदा लोग थे, चौधरी लोग थे, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं। 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री का घर है, एक बार आप कहाँ कहाँ घूमते हो, एक बार वहाँ चले जाते, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं थी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो ऐसी भयानक लड़ाई होगी इस देश में किसानों की और सरकार की जैसी किसी ने देखी नहीं। मैं तो घूम रहा हूँ, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कहीं। मैं जो सब जगह लोगों का मिजाज देख रहा हूँ, लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और एक ही चीज़ से समझ लें आप, 4 दिन पहले पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में ओला पड़ा है, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो गई, किसान उसको हाथ में लेकर रोते हुए फोटो उनके आए। दिल्ली से किसी की आवाज़ सुनी आपने उनके पक्ष में? कुछ नहीं कहा गया उनके लिए, और सब बर्बाद हो गए। 3-3 फसलें, एक ही नहीं, चना था वो खत्म हो गया, सरसों खत्म हो गई, गेहूं खत्म हो गया, सब्जी जिनकी काश्त थी वो खत्म हो गई, और जो उनकी लागत थी वो भी उनको नहीं मिलेगी। एमएसपी जो वादा किया था आपने, आज तक आप नहीं दे रहे हैं। तो इसी में बहुत से लोग फिर भगत सिंह की राह पकड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब अपनी अपनी जगह रह के जहां लड़ सकते हो ज़रूर लड़िएगा। और मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इतनी देर झेला, सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।